अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री में हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं फेडरल टेस्ट बुक, उसके अलावा पीटीबी, एसटीबी, आपके पास जो बलोचिस्तान है बोर्ड का बुक, इन चारों को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आज जो लेक्चर है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। में ऐसी ऐसी पॉइंट हैं जो कि आपको आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है आपके पास, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ने दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम सबसे पहले आपके पास एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ल्यूकिपस। एक और भी हैं जिनका नाम है डेमोक्रिटस। दोनों ने कॉन्सेप्ट दिया था एटम का। ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया था ल्यूकिपस है, डेमोक्रिटस ने। की डेट भी मेंशन है, दैट इज 440 BC। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब ये जो इंट्रोडक्शन ये बिल्कुल आपके पास पीएमडीसी सिलेबस में शामिल तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है। एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन को हम कंसीडर करते हैं द फाउंडर ऑफ या मॉडर्न फाउंडर ऑफ मॉडर्न फाउंडर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद कुछ और भी की पॉइंट्स हैं जो कि फेडरल और सिंस के बुक में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं, तो मैं तीनों यहाँ पर मेंशन करूँगा। हमारे पास जो रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन है, इन्होंने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इतना याद कर लें कि ये इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने।
1909 में। ऐसे ईयर आते नहीं है आपके एमडीकेट में। क्या सबब था इस एक्सपेरिमेंट का? इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चार्ज फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन की। दूसरी बात में जो इम्पोर्टेंट है, यस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आपके पास। रदरफोर्ड, ठीक है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसमें रदरफोर्ड ने प्लूटोनियम का नहीं बताया था। ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो आ सकती है आपके एमडीकेट एग्जाम में, जो आपको कहीं भी बताई नहीं जाते। इसके अलावा एक सिंह की टेक्स्ट बुक में एक और पॉइंट भी है। इसने कॉन्सेप्ट दिया था मैटर के बारे में। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मैटर के बारे में। मैटर क्या है? इनके अकॉर्डिंग जो मैटर है तो मैटर वाज composed of the four elements according to Aristotle, जिसमें जो फर्स्ट आपके पास आता है वाटर, दूसरा एयर, the third one is fire, the fourth is earth. तो मैटर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल चारों चीजों पर है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, इनके केमिस्ट्री में टर्मोनॉली टर्म्स आपको आने चाहिए। एटम को मैं डिस्क्राइब करूंगा और आप एटम्स को जानते होंगे। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। ये हाफ डेफिनेशन है, इसकी कंप्लीट जो होगी इनविजिबल according to the ancient into the ancient Greek theories। आप जानते हैं that atom can be divisible। उसके अलावा इसमें कुछ
फोर टर्म्स है जिसमें आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट आज इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जिसकी वजह से पीएमडीसी सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए अगर इस चैप्टर को समझना है तो आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिस्क्राइब करें, तो इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल। आप जो एनर्जी लेवल बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड जो इसमें आप टर्म को डील करेंगे उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है या एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की एबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस पंजाब की टेक्स्ट बुक में वैल्यू भी मेंशन है ये कितनी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो वो 95% ये वैल्यू मेंशन है पंजाब की टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी इंट्रोडक्शन में जो कि आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको याद करना बिल्कुल ज़रूरी होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर 1836 टाइम लेसर देन प्रोटॉन। ये तो सब जितनी भी प्रोविंस के बुक हैं उसमें मेंशन है। ये जो आपके पास मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन से 1836 टाइम सिमिलर होता है।
अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होता है उससे कितना गुना कम होता है, अगर न्यूट्रॉन का आपसे पूछे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट नियर 1839 टाइम सिमिलर होता है देन न्यूट्रॉन से। के अलावा कुछ की पॉइंट्स, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नाम किसने दिया? तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते उनको नाम प्रोटॉन दिया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते चलते हैं। न्यूट्रॉन होता है, चाहे जितने भी एलिमेंट हो सबके पास जो न्यूट्रॉन होता है उनकी नेचर और उनका मास सेम होता है। चाहे आपके पास कार्बन हो, चाहे आपके पास हाइड्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, इन या कोई और हो, इन सबके पास जो न्यूट्रॉन होगा उस न्यूट्रॉन के पास सेम नेचर होगी प्लस उसका मास भी सेम होगा, ऐसे नहीं है डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पर भी आपको थ्योरी के फॉर्म में पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। न्यूट्रॉन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स have same nature mass। पॉइंट जरूर इसको याद करें, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। और दूसरी मेन पॉइंट, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो दोनों सेम होते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हेवियर होता है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हेवियर होता है? तो इस डिस्कशन को, इस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जो आपके पास जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के निस्बत हेवियर होता है। न्यूट्रॉन is slightly heavier than proton। ये कुछ चीज़ें थी, कुछ की पॉइंट्स थी जो मैंने आपके फेडरल की टेक्स्ट बुक, आपके पंजाब की टेक्स्ट बुक, आपके सिंध की टेक्स्ट बुक और जो बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक है उससे मैंने इन पॉइंट्स को नोट किया है, इसको ज़रूर मेंशन करें। कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं उनको डील करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हिच ग्रीक फिलोसोफर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स। ठीक है, जो ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एटम का, वो है इसमें आपके पास डेमोक्रेट। ठीक है, which principle state that no two electrons in atom can have the same set of quantum number। अभी तो हमने ये रूल्स नहीं पढ़े, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद पढ़ेंगे और इसमें होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ठीक है। इनके अकॉर्डिंग किसी भी सब शेल में, किसी भी एनर्जी लेवल में ओके, आवाज सही आ रही है? ओके। So which principle said that no two electron in an atom can have the same set of quantum number? तो हमने पढ़ा है दैट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनके पास दो, जैसे दो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी एटम में मौजूद नहीं होते जिनके पास सेम सेट हो क्वांटम नंबर का। हाँ, तीन सेम हो सकते हैं, दो सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, उनका स्पिन क्वांटम नंबर बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर हम 1s की बात करें तो इसमें अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो ज़रूर दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। डिटेल से पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, द शेप ऑफ अ डी ऑर्बिटल। जो हमारे पास इस सब शेल है इसके पास स्फेरिकल होता है, और दूसरा जो पी सब शेल है उसके पास जो पी सब शेल है इसके पास जो शेप होता है हम उसे कहते हैं डम्ब बेल शेप। डम्ब बेल शेप, डम्ब बेल, लाइक इस तरह। ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट जो है वो है डी। डी में आ जाता है दैट उनके पास जो होता है वो होता है डबल डम्ब बेल शेप। डबल डम्ब बेल। इसमें एक प्रोविंस के बुक में एक एडिशनल चीज़ भी लिखी हुई है, इसका एक और भी नाम है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुसेज शेप। के अलावा एफ की बात करें तो एफ के पास कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। चीज़ों को नोट कर लें। अब नेक्स्ट आते हैं टाइम लाइन ऑफ द डिस्कवरीज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपके पास बलूचिस्तान एंड सिंध के टेक्स्ट बुक में मेंशन है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। की पॉइंट्स है बुक में कॉम्प्लिकेटेड मेंशन हुए हैं, मैं यहाँ पर आपको समराइज करके देता हूँ। इसमें आपके पास ये जो पॉइंट्स टाइमलाइन ऑफ डिस्कवरीज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक और बात पंजाब की टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। ठीक है। सबसे पहले में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ एटम। नेक्स्ट हमारे पास है 1802 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, अच्छा इसमें साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ रोल मेंशन किया गया है दैट में बेसिकली बिगिनिंग हुई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। जो बिगिनिंग हुई थी, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, वो हुई थी 1802 में। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें
1897 में 1897 में आपके पास एक साइन इसमें डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन. तो discovery of electron happened in 1897. Next 1911 में 1911 में डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की. तो किसने की थी? रदरफोर्ड ने. सो इन 1911 discovery of nucleus by Rutherford. नेक्स्ट आपके पास है 1913 में. मैंने पूरे बुक में ये टाइमलाइन जितने भी प्रोविंस के उनके निकाले हैं, आप इनको ज़रूर याद करें. 1802, 1897 एंड 1911 इनके जो रोल्स हैं: बिगिनिंग ऑफ एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. एंड 1913 में आपके पास 1913 में बेसिकली जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन के वो डिस्कवर हुए, प्रोपोज हुए. एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब आते हैं 1932 में. 1932 में 1932 में आपके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी. बाय जेम्स चैडविक. ठीक है. कुछ चीज़ें हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है. पास पेपर में कभी भी ये जो डेट है, आपके ईयर्स मेंशन किए गए हैं, वो बिल्कुल नहीं है. ये जो डेट्स हैं पास पेपर में वो बिल्कुल नहीं है. बट इस साल कुछ भी किसी को भी पता नहीं है. उनके पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. इस वजह से मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी चीज़ को छोड़े नहीं. नेक्स्ट आपके पास है की कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. इनमें हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं: रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, हंस रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक. तो रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने 1909 में कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट. जिनको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप ऑफ एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1909 में किया था. ठीक है. एंड इसमें जो आपके पास चार्ज कितनी इन्होंने फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर. अच्छा, इसका पर्पस क्या था? एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था? फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था.
वो जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो थी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is the charge on electron. और इसमें एक और बात भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो रॉबर्ट एंड्रयू मिलीकंडर का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस मॉडल को सपोर्ट करता है। तो इट सपोर्ट थॉमसन इलेक्ट्रॉन मॉडल। इलेक्ट्रॉन मॉडल्स की बस यही पॉइंट है जो कि आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं रदरफोर्ड पर। अब सबको पता है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली प्रपोज किया था एक मॉडल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल। सो ही proposed the nuclear model of the atom। ठीक है, ये पॉइंट आ सकती है आपके पास, और ये पॉइंट बिल्कुल आपके सिंह टेक्स्ट बुक में मेंशन है। इसके अलावा पीटीबी में भी एंड बलूचिस्तान में भी। बलूचिस्तान बोर्ड पॉइंट जो बुक है उसमें भी मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में एक और पॉइंट है जो कि पूछी भी गई है पास्ट पेपर में। इन्होंने कंडक्ट मोस्ट ऑफ द एटम concentrated in the nucleus। जो एटम का सबसे ज़्यादा मास जो कंसंट्रेट है वो है न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, ये एक पॉइंट थी जो कि पास पेपर में आई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, क्योंकि मैं वही पॉइंट इन मॉडल में से आपको मेंशन करता हूँ जो कि पास पेपर में आई हुई है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी बुक से इन मॉडल के रिलेटेड आपको एक ऐसा असाइनमेंट है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक से इन मॉडल्स के जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेम्स चैडविक पर।
जेम्स चैडविक ने, आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। ये एमसीक्यूज भी कभी कभी आता है कि डिस्कवर द न्यूट्रॉन बाय विच प्रोसेस। अब एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी आर बोथ, तो इसमें आर्टिफिशियल ही होगा। ठीक है, अब जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर न्यूट्रॉन, जो कि प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियस। इसमें एक और टॉपिक है, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। ठीक है, सिलेबस में मौजूद है वो टॉपिक, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रे या कैनाल रे भी हम कहते हैं। पॉजिटिव रे इज आल्सो नोन एज कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड से पास करते हैं। नंबर वन। थ्री पॉइंट इस रिलेटेड मैं आपको बताऊं, तो ये जो रेज हैं ये कब प्रोड्यूस होती हैं? तो दीज रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन गैस मॉलिक्यूल these rays are formed चलो ऐसे लिखें, पॉजिटिव रेज आर आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय bombardment of cathode rays on gas molecule discharge tube। के लिए क्या होता है, जब आपके पास कैथोड रेज आती हैं, ठीक है, जब भी आपके पास कैथोड रेज आती हैं तो रेज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन जब उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनसे कोलाइड करते हैं, तब जाकर आपके पास बनती है एनोड रेस, या जिसको हम
पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है, अब पीछे यहाँ पर एक प्लेट हम अटैच करते हैं ताकि हमें पता चले कि एनोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट भी मेंशन करते हैं कि हम यूज़ करते हैं जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड प्लेट, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है फ्लोरोसेंस को। उसके अलावा कुछ और चीज़ें इन पॉजिटिव रेज से रिलेटेड, जो पॉजिटिव रेज हैं इनके पास मोमेंटम भी होता है, इनके पास मोमेंटम भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा they have material particle and they can ionize gas। तीनों चीज़ें इस पॉजिटिव रेज से रिलेटेड है। के अलावा मैं चार्ज टू मास रेशियो से रिलेटेड एक आपको टिप्स दूंगा। जो आपके पास अगर पार सेम चार्जेस और सेम चार्जेस हायर द मास, higher the mass lower the E by m value। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हमारे पास हीलियम आयन है, हमारे पास नाइट्रोजन आयन है, हमारे पास ऑक्सीजन आयन, ठीक है। तो जिनके पास सेम चार्जेस हैं, अब देखें सबके पास +1 +1 +1 +1 चार्जेस हैं, बट अगर उनका मास जो है वो ज़्यादा हो देन उसकी ई बाय एम वैल्यू जो है वो सबसे होगी। ठीक है, और सेम चार्जेस हायर द मास लोअर द ई बाय एम वैल्यू। मैं इनका मास अगर मेंशन करूं तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का तकरीबन 4, नाइट्रोजन का तो मास किसका ज़्यादा है? अब मास को देखें तो मास जो है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी ई बाय एम वैल्यू बहुत कम होगी, और जिसका मास सबसे कम होगा उसकी ई बाय एम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि आपके पास है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये टेबल है जो कि आपको ज़रूर याद करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इस टेबल को छोड़ दें, हम डायरेक्ट इस पर आते हैं। यहीं पर इंचार्ज, मास और उसके अलावा डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? ठीक है,
इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। के बाद प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद चार्ज की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होती है दैट इज -1, प्रोटॉन के पास +1, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होती, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, जीरो चार्ज पार्टिकल। लोकेशन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास ये ऑर्बिटल के अराउंड, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन है आपके पास ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, अब मास पर आते हैं तो मास इसमें में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और अगर ग्राम में पूछा जाए तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अगर वो एएमयू में पूछता है देन आपके पास होगा 5.485 इंटू 10⁻⁻4 AMU। प्रोटॉन पर आए तो प्रोटॉन का मास जो है आपके पास 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ग्राम में आपके पास होगा 1.627 टू 10⁻⁻24 ग्राम। और जो आपके पास AMU में पूछता है देन 1.0073 AMU। ठीक है, अब इस पर आते हैं तो इसमें आपके पास 1.6750, इसमें दो में देखें 26 है, सॉरी इसमें 26 है, यहाँ पर 750 है। तो इन दोनों चीज़ों का आप केयरफुल रहें में, एग्जामिनर कहीं भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। -27 किलोग्राम, इसमें आपके पास 1.6750 टू 10⁻⁻24 ग्राम एंड AMU में पूछे तो 1.0087 AMU, ये आपके पास 3 है। ठीक है, तो बिल्कुल ख्याल रखें, देखें दोनों वैल्यूज सेम है, जस्ट इन 750 और 726 का फर्क है। यहाँ पर आपको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट चीज आती है वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से 1 2 3 4 से इतना टाइम न्यूक्लियस से ग्रेटर है, ग्रेटर देन न्यूक्लियस। और इन दोनों का न्यूक्लियस से अगर कंपेयर करें हम तो नेग्लिजिबल है। अच्छा, रोल इन एटम की बात करें तो रोल इन एटम में आपके पास आता है केमिकल बॉन्डिंग इन रिएक्शन। ये बात भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैंने इस वजह से इनका रोल मैंने मेंशन करना था। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन में अगर पूछें कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल इन्वॉल्व होता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ही है जो कि इन्वॉल्व होते हैं।
केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शन के अंदर। अगर प्रोटॉन का पूछे तो ये बेसिकली एलिमेंट की आइडेंटिटी में हेल्प करता है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। और न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो न्यूट्रॉन बेसिकली आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट अब कैसे डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जो कि थॉमसन ने परफॉर्म किया था। प्रोटॉन जो डिस्कवर किया गया था वो परफोरेटेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जो आपके पास न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर किया था गया था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, अब जितनी भी पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड न्यूट्रॉन से रिलेटेड वो सारी की सारी मैंने इस टेबल में आपके लिए डिटेल से डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज़ रहती है रिलेटिव चार्ज के बारे में पूछे तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये आपके पास है रिलेटिव चार्ज। एक और चीज़ इसमें मैं बता दूं, कूलम में इसकी चार्ज क्या होगी। तो कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की चार्ज सेम है, जस्ट प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन की वैसे भी 0 है कूलम में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड। ये सेम ही टेबल है, मैंने नीचे आपको डिटेल से मेंशन कर दिया है। की पॉइंट्स को देखें, की पॉइंट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बेसिकली रिजाइड करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और जितने भी एटम का मास है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। हाइड्रोजन एटम इज द ओनली एटम विदाउट अ न्यूट्रॉन। ये एक एमसीक्यूज पॉइंट है, इसको नोट कर दें। हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। ठीक है, ओनली एटम। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा ये स्टाइल है पढ़ाने का, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज उसी टाइम में देता हूँ ताकि बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर सकें एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को देखें, बिल्कुल सिंपल है, जो आप हमने आज पढ़ा है अभी अभी उन्हीं में से है। फर्स्ट एमसीक्यूज, हु प्रोपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो आपके पास प्रोपोज किया था किसने, जल्दी से, मुझे यकीन है आपने बिल्कुल रदरफोर्ड चूज किया होगा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, व्हिच एक्सपेरिमेंट मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सपेरिमेंट जिसने मेजर किया था हम उसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1909 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके अलावा जेडविक की बात करें तो इसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। थॉमसन कैथोड एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन की थी। और रदरफोर्ड गोल्डफाइल ने प्रोटॉन की।
ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होती है वो होती है, सॉरी, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, बिल्कुल आपने सही बताया है, दैट इज न्यूट्रल, जीरो चार्ज होती है न्यूट्रॉन पर। अच्छा, which subatomic particle has the least mass? किस सब एटॉमिक पार्टिकल के पास कम से कम मास होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हम सब ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1836 गुना कम है, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है वो 1839 गुना कम हुए। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बिल्कुल कम से कम है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगेन आपके पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है स्टेबल से, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाए हैं। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज में फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन? क्या जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। बोल्स्टिन ने, आपको पता है कि ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक ने, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, और रदरफोर्ड भी इसमें नहीं। यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, दैट इज जेम्स चैडविक। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द व्हिच सबएटॉमिक पार्टिकल डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट? आइडेंटिटी की बात कर रहा है, देन अगेन प्रोटॉन। देखिए वही एमसीक्यूज आ रहे हैं जो मैंने अभी अभी आपको बड़ी डिटेल के साथ स्टेबल में डिफाइन किए, ठीक है। एक एक चीज में तो वही चीजें आपको मेंशन करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इनके आने के चांसेस 99% होते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें इनको जरूर अपने माइंड के अंदर सेव कर लें और इनको रोजाना रिवाइज करते रहें, ठीक है। अब वापस आते हैं अपनी पॉइंट पर, जो थर्ड नंबर पे है आपके पास, दैट इज कॉल्ड व्हिच पार्टिकल हैज द लीस्ट मास? अगेन लीस्ट मास किसके पास होगा? नो, प्रोटॉन नहीं होगा, इसमें होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन तो पास ज्यादा मास है इलेक्ट्रॉन से। which keeps electron revolving around the nucleus? अच्छा, ये देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब बाहर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है कि वो उसके अराउंड चक्कर लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे। वो कौन सी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है कि वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहे? ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पर फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर है आपके पास चार्जेस के दरमियान फोर्स, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं हम इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में होगा फिर आप करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी एक टाइप है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ की पॉइंट्स मैंने एट द एंड भी आपके मेंशन करके रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है किसी भी एटम में
कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस सॉरी इज इक्वल टू ए माइनस जी। ए आपके पास है एटॉमिक मास और जी आपके पास है एटॉमिक नंबर। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम दूँ आपको। कोई एलिमेंट है जिसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, बताएं उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। बच्चे सिंपल है, देखें मैंने अभी आपको बताया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अब इसको देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला ए माइनस जी। ए क्या है आपके पास एटॉमिक मास और जी क्या है आपके पास एटॉमिक नंबर। तो सिंपल बात हुई ना, एटॉमिक नंबर आपके पास है 1 और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों 1 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, हेंस प्रूव। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि जो हाइड्रोजन है उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। सिमिलरली आप कार्बन के लिए फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए फाइंड कर सकते हैं। चले मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन में मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं। ठीक है, कार्बन में मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं। चले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजों आपको फाइंड करके कमेंट में जरूर बतानी है। ठीक है, कमेंट में बताएं अपना नाम मेंशन करके, ताकि पता चले आप एक्टिव बच्चे हो। और ठीक है, चीज को जरूर बताना। अच्छा, हमारी लास्ट पॉइंट है जिसको हम क्लियर करने के बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास दैट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखें आइसोटोप्स अब आ ही गए तो इसको भी डील कर लेते हैं। आइसोटोप्स आइसोटोप से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइसोटोप्स किससे कहते हैं। आइसोटोप्स जो है वो आपके पास बेसिकली सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनके पास सेम नंबर होता है प्रोटॉन्स का, बट डिफरेंट नंबर होता है न्यूट्रॉन्स का। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, लाइक आपके पास आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आपके पास आता है, देखें एलिमेंट तो सेम है लेकिन क्या हो रहा है, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
1 माइनस 1 0, इसमें 2 माइनस 1 1, और इसमें 3 माइनस 1 2। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें कैसे चेंज हो रहे हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, तो चले नियोन का लेते हैं, आइसोटोप्स ऑफ नियोन। ट्वेंटी, और एक होता है आपके पास 10 21 एंड 10 22। ठीक है, इसमें भी यह फार्मूला यूज करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, में 21 माइनस 10 11 एंड 22 माइनस 10 का 12। तो देखें किस तरह से चेंजिंग आ रही है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और ये नियो के आइसोटोप्स हैं। अब इनमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आते हैं सिमिलरिटीज। कोई भी आइसोटोप से उनमें सिमिलरिटीज क्या है और डिससिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज की बात करूं तो सिमिलरिटीज में इनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और दूसरी बात इनके पास सेम नंबर होता है प्रोटॉन का। इनके पास सेम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, और इनके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लास्ट में इनकी जो पोजीशन होती है आइसोटोप्स की, सेम पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आइसोटोप्स में सिमिलर होती हैं। ठीक है, अब मैं डिसिमिलर की बात करूं तो डिसिमिलर में मास नंबर आपके पास डिफरेंट होता है इनका। ठीक है, और दूसरी बात करूं इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनमें आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप फाइंड करेंगे वो भी डिफरेंट मिलेंगे आपको आइसोटोप्स में, जिस तरह हमने फाइंड किए इसमें। उसके बाद इसमें जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उसमें आ जाता है मास, उनका मास भी डिफरेंट होता है। और चौथी चीज़ इसमें मैं बताऊं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, वो भी इनमें डिफरेंस होती हैं प्रॉपर्टीज। लास्ट इसमें जो बात आती है डिसिमिलरिटीज में, वो आती है चार्ज टू मास रेशो। तो उनके पास डिफरेंट चार्ज टू मास रेशो होता है, डिफरेंट चार्ज टू मास रेशो होता है, जिसको हम ई बाय एम से शो करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आपको जरूर आनी चाहिए। ठीक है, ये सब हमने जो आज हमने कवर किया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से भी एक क्वेश्चन पूछें, क्या मैं वाकई एमडीकेट के लिए काबिल हूँ। अगर हाँ में जवाब आता है तो रोजाना कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक बात बताता हूँ। इतने सारे बुक के, प्रोविंस के, फेडरल के, पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पर मेंशन करके देता हूँ, ताकि आप उस एमटीकेट के दिन परेशान ना हो। तो
जो न्यू है इस चैनल पर, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि जो बच्चे जिनको ज़रूरत है, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कंटेंट उनको नहीं मिल रहा, अकेडमीज की हाई हाई क्लास की फीस लगी हुई है, तो यूट्यूब पर एमडीकेट जीत सेशन 2025 की एमडीकेट की पूरी प्रिपरेशन आपको एमडीकेट मेन के प्लेटफॉर्म जो है वो इंशाल्लाह कवर करवाएगी। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक जो है बलूचिस्तान, पंजाब और इवन सिंध में भी मेंशन है, तो उस टॉपिक में हम कवर कर लें आज, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिक क्लास है, तो ऐसी चीज़ें कवर कर लें ताकि आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपके पास आती है क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी बलूचिस्तान, सिंध और इवन पंजाब के मैक्सिमम प्रोविंस में है, इस वजह से इनको ज़रूर देखें। पीएमडीसी तो कहता है जो चीज़ कॉमन है हम वो ज़रूर देंगे। क्वांटम थ्योरी, अब इस क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, क्या मकसद था, डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, इसकी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, किस साइंटिस्ट ने ये क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी, जिस साइंटिस्ट ने ये क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी उसका नाम है मैक्स प्लांक। डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट नहीं आती एमडीकेट में, और इसमें जो इसकी स्टेटमेंट है वो आपको आनी चाहिए। जो आपके पास अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक एनर्जी ट्रेवल इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, एनर्जी जो आपके पास है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में चलती है, ठीक है। क्वेश्चन करूँ एक और चीज़ का, तो इन स्टेट ऑफ, जिसको मैक्स प्लांक ने बाद में नाम दिया था क्वांटा का, या आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है, क्वांटम का नाम दिया था, ठीक है, क्वांटम। उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर आपके पास जो E है ये आपके पास एनर्जी है, H आपके पास प्लांक्स प्लांक्स कांस्टेंट है, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। H जो आपके पास, इसकी जो वैल्यू आपके बुक में है वो है 6.0, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो H की जो वैल्यू है वो है 6.63, ना कि 6.02, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल डॉट सेकेंड, ये है आपके पास H की वैल्यू। उसके अलावा इसके ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, वो ग्राफ भी नोट कर लें। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं E और
एफ के खिलाफ यानी फ्रीक्वेंसी या हम इसे म्यू से भी शो करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए भी एग्जामिनर आपको कहता है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा आप सबको पता होता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास है ई ओवर एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आएगा प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आपके पास। अच्छा, इसका जो यूनिट है प्लांक्स कांस्टेंट का, यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में आपके पास आता है जूल सेकेंड। और अगर बेस यूनिट की बात करूं, बेस यूनिट में आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, रिवाइज दीज लेक्चर्स एंड ये लेक्चर के बाद ज़रूर डेली प्रैक्टिस टेस्ट करें। जिन्होंने न्यू है उनको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, कीप मूविंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।